तो जय हिंद बच्चों। बेटा आज की क्लास में देखिए हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और डीएनए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। जिसमें हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। और फिर इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि किन चीज़ों से मिलकर डीएनए बना हुआ होता है, इन सब का स्ट्रक्चर हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, तो डीएनए को सबसे पहले रिपोर्ट किए थे, यानी सबसे पहले देखा थे फ्रेडरिक मिशर 1869 में। कहाँ से? पस के न्यूक्लियस सेल से। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? जैसे ये देखो सेल है। अब सेल के अंदर देखो एक स्फेरिकल बॉडी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसके इन्होंने क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिन नाम दे दिए, है ना। क्या नाम दिए? न्यूक्लिन नाम दे दिए, ठीक है। अब फिर इसके बाद डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा? डीएनए जो है बेटा वो हम लोगों का यहाँ पे, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, और साइटोप्लाज्म में भी डीएनए प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। और अगर हम लोग किसी एक ह्यूमन सेल की बात करें, तो एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर लगभग 2.2 मीटर का डीएनए प्रेजेंट होगा। कितनी होती है इसकी साइज? 2.2 मीटर। ये हम लोग बात करें बेटा ह्यूमन सेल के अंदर, ठीक है ना। अब इतना बात आई समझ में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक। तो स्ट्रक्चर में आप इस तरीके से डीएनए देखे हुए होंगे, है ना। इसमें आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक के जो एक रिबन शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड चैन। न्यूक्लियोटाइड चैन। और अब ये न्यूक्लियोटाइड चैन, एक ये न्यूक्लियोटाइड चेन हो गई और एक ये वाली हो गई। तो आप देखो इसके और इसके, इन दोनों के बीच में एक आपको गैप दिख रहा है। ये गैप जो होता है बेटा, ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है इस तरीके से जो डंडी दिख रही है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ये बेस पेयर्स होते हैं। तो इसको देखिए हम लोग, इसके पहले आप देख लेते हैं कि वास्तव में जब न्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड चेन जो है हमारी, तो वो या न्यूक्लियोटाइड जो है, ये मेनली कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है बेटा? 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, और कौन होगा? शुगर होगा, और कौन प्रेजेंट होता है यहाँ पे? फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। 3 कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, और ये प्लस है, और फॉस्फेट। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस में अगर हम लोग देखेंगे बेटा, तो ये बेसिकली आपके 2 टाइप के हो जाते हैं, है ना। कौन कौन सा होता है? एक होगा आपका प्यूरीन, और दूसरा कौन सा होगा बेटा? पाइरीमिडीन होगा। एक होगा प्यूरीन और दूसरा क्या होगा? पाइरीमिडीन होगा। प्यूरीन जो होगा, इसमें आपका एडेनिन आएगा, और कौन? ग्वानिन आ जाएगा। पाइरीमिडीन में देखो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन होगा। अब एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये दोनों कॉमन होते हैं डीएनए एज वेल एज आरएनए में। डीएनए और आरएनए दोनों में ये कॉमन होते हैं। और जो आपका यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होगा सिर्फ और सिर्फ किसमें? आरएनए में। जबकि थाइमीन किसमें प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है डीएनए में। अच्छा, एक बात बताएं बेटा, आप ये बात पढ़े होगे कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है, एंड थाइमीन प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू डीएनए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो एडेनिन और थाइमीन का रेशियो होता है, वो ज़्यादा होता है ग्वानिन प्लस साइटोसिन से, यूकेरियोटिक के केस में, ठीक। अब इस प्रकार से आप देखो कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमीन, ये सब किसमें प्रेजेंट है बेटा? डीएनए में प्रेजेंट है। और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस किसमें प्रेजेंट हो रहे हैं? आरएनए के अंदर प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक। अब इन सब का स्ट्रक्चर भी है, अगर आप इनकी केमिस्ट्री देखने जाओगे, एडेनिन, ग्वानिन या प्यूरिन और पाइरीमिडीन की, इनकी आप केमिस्ट्री देखने जाओगे, तो आपको ये बात पता चलेगी क्या। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं प्यूरिन है हमारे पास, ठीक है। ये है प्यूरिन। तो प्यूरिन में ध्यान दो बेटा कि यहाँ पे 2 रिंग प्रेजेंट होंगी, ठीक है। 2 रिंग प्रेजेंट होंगी, और ये हेटेरोसाइक्लिक होगा। कैसा? हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी। यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग हम लोग केमिस्ट्री में उसको कहते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई रिंग बन रही है, मान लो कोई भी आप एक रिंग बनाओ, अगर सब जगह पे कार्बन कार्बन प्रेजेंट हो रहे हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं होमोसाइक्लिक रिंग। तब इसको क्या कह देंगे? होमोसाइक्लिक। अगर इन कार्बन में से कहीं पे कार्बन की जगह पे कोई और आ जा रहा है, कोई भी एटम आ जा रहा है, कोई भी एलिमेंट आ जा रहा है बेटा, तब उसको हम लोग क्या कह देंगे? हेटेरोसाइक्लिक कह देंगे, ठीक है। और इस रिंग में टोटल 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। रिंग में किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन? पहले पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और फर्स्ट पे प्रेजेंट हुए, तीसरे पे प्रेजेंट होंगे, है ना। पहले पे, तीसरे पे, और फिर सेवन्थ पे, और किस पे प्रेजेंट होंगे? ये नाइन्थ पे प्रेजेंट होंगे,
है ना। अब जैसे देखो, अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो हमारे पास प्यूरीन में कौन कौन है, प्यूरीन में हमारे पास है एडेनिन और कौन प्रेजेंट है, ग्वानिन प्रेजेंट है। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर आप देखो सेम होगा, है ना। आप ये देखो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर इनका बनाएंगे। ये चलो ठीक है, मान लिए एडेनिन का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ग्वानिन बना लेते हैं ना। ये हम लोग बना लेते हैं किसको, ग्वानिन को। ये इस तरीके से दो रिंग यहाँ पे बन गई इनकी, ठीक है। अच्छा, आप ये बात देख रहे हो कि यहाँ पे एक ये वाली रिंग है, देखो एक ये वाली रिंग है और ये दूसरी रिंग है। इस फर्स्ट वाली रिंग को हम लोग कहते हैं पाइरोल रिंग, और इस वाली रिंग को कहते हैं इमिडाजोल रिंग। तो देखो हम लोग इसकी नंबरिंग कर रहे हैं, 1, यहाँ से कर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9th पोजीशन हो गए। तो अब देखो इसके हर, जैसे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग कहाँ बात किए हैं, फर्स्ट पे, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन हो गया। और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, थर्ड पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। और कहाँ पे होगा, ये सेवन्थ पे होगा। और कहाँ होगा बेटा, ये 9th पे होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। ये इसका फर्स्ट कार्बन मान लिए, और ये इसका हो गया थर्ड कार्बन, और फिर ये जो है हो गया इसका 7th कार्बन, और यहाँ पे हो गया ये। और बाकी हर जगह, बाकी जगह पे जो आपको ये यहाँ पे ये बचा, ये बचा, ये सब इन सब जगहों पे क्या हो रहे हैं, आपके कार्बन लग जा रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे बॉन्डिंग हम आपको नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पे कितने बॉन्ड लगेंगे, आप केमिस्ट्री का इतना बेसिक आइडिया आपको होता है। अब देखो एडेनिन और ग्वानिन, इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रहा है, लेकिन इनमें क्या होता है कि बेसिक डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को आप कैसे याद करोगे, आप एक इसमें स्टोरी सुन लो कि मान लो कोई एक गाँव है, और इस गाँव का नाम है क्या, अगुआपुर। ठीक, अगुआपुर में यहाँ पे जो है शादी हो रही थी, और यहाँ पे शादी की डेट पड़ी 26 को, 26 तारीख को शादी की डेट पड़ी, और फिर दोनों पक्ष में मारपीट हो गया। फिर उसके बाद लड़की के घर वाले कहे कि तुम भी हमारे घर आओगे, तुम देख लेंगे वहाँ पे तुमको, है ना। तो ये लोग भी कहे हाँ चलो ठीक है, हाँ आओ, हाँ आओ। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे इसी कहानी को आपको याद रखना है। ए मीन्स क्या हो गया, एडेनिन हो गया, और जी यू ए से क्या हो गया आपका, ग्वानिन हो गया, पी यू आर से क्या हो गया, प्यूरिन होगा। अब इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, दूसरे और छठे पोजीशन पे, यानी कि 6th एंड 2nd पोजीशन पे। पहले यहाँ पे देखो एडेनिन है, तो दूसरे पोजीशन पे कौन लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। आप यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे किसको जोड़ दिए, हाइड्रोजन जोड़ दिए। 6th पोजीशन पे किसको आप जोड़ोगे, 6th पोजीशन पे आप जोड़ दिए ए मिस हो गया आपका अमाइनो ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप हो गया। फिर आया आपका ग्वानिन, ग्वानिन में दूसरे दूसरे यानी 2nd पोजीशन पे आपका लगा हुआ है क्या, अमाइनो ग्रुप, है ना, ये NH2 ग्रुप लग गया। और फिर इसके बाद आपके 6th पोजीशन पे कौन लगा हुआ है बेटा, ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा हो गया एडेनिन का स्ट्रक्चर, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ग्वानिन का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लोग किस पे ठीक है, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो बेटा कैसे होगा, ध्यान देना। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, ठीक, कौन सा डीऑक्सीराइबोज है, OH हुआ, और यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या, कार्बन। ये कौन सा पोजीशन बेटा, फर्स्ट कार्बन है, ये कौन सा 5th कार्बन है। अब एक बात ध्यान देना, अगर नाइट्रोजनस बेस को जुड़ना है, इफ नाइट्रोजनस बेस ऐड हो रहा है, तो ये ऑलवेज ऐड होगा ये किस कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से। इस बात का ध्यान देना, हमेशा किस कार्बन से जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट कार्बन से। 5th कार्बन से कौन जुड़ेगा बेटा, हमेशा फास्फेट जुड़ेगा। यानी कि फास्फेट को अगर बाइंड करना है तो वो 5th कार्बन से बाइंड करेगा, और अगर नाइट्रोजनस बेस को बाइंड करना है तो वो कहाँ से बाइंड करेगा, फर्स्ट कार्बन पे। और दिस बॉन्ड इज नोन एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब एक बात आती है कि भैया आप इसको एन क्यों कह दिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, इसलिए हो जाएगा ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस वाले बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, एस्टर बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि फास्फोरस से जुड़ रहा है, तो इट विल बी फास्फो एस्टर बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम बच्चे करते हैं कि इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कर देते हैं, है ना। जबकि कौन सा बॉन्ड होता है, ये फास्फो एस्टर बॉन्ड होता है। डाई एस्टर क्यों नहीं होता, जब चैन बनेगी तब वहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अगर ध्यान देना यहाँ पे कि अगर आपके पास शुगर है, ठीक है, शुगर है, और आपके पास प्यूरिन है, ठीक, प्यूरिन में आपके एडेनिन और ग्वानिन ऐड हो रहे हैं, तब इसको हम लोग, तब जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे 19N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 19N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि शुगर के फर्स्ट कार्बन और फिर उसके बाद नाइट्रोजनस बेस के 9th पोजीशन से जो है यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। यही अगर शुगर हो और आपका पायरिमिडीन हो, सो देन इट विल बी 13N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज थर्ड पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन से बाइंड करता है आपका शुगर, पायरिमिडीन के केस में। अच्छा, आप यहाँ पे देखो कि वन सिंगल फास्फेट जुड़ा है, तो हम लोग इसको मोनोफास्फेट कह देंगे। यहीं पे मान लो एक बॉन्ड और जुड़ जाए, तब इसको क्या कह देंगे, डाई एडीपी कह देंगे। अगर नाइट्रोजनस बेस में आपका, एक चीज़ देख लो यहीं पे, और देख लो बेटा कि अगर शुगर आपका बाइंड कर रहा है, ठीक है, इफ शुगर बाइंड्स विद नाइट्रोजनस बेस,
so it will be nucleoside. It will be nucleoside. And when phosphate binds to nucleoside, then it will be nucleotide. न्यूक्लियोटाइड। अब सपोज करो कि आपके पास पेंटोज शुगर है, इधर हमने एडेनिन ले लिया और ये आपका क्या बन जाएगा, एडिनोसिन बन गया, एडिनोसिन बन जाएगा। इसी तरीके से ग्वानिन होगा, ग्वानोसिन हो जाएगा। थाइमिन है तो थाइमिडीन हो जाएगा। ओके, यूरेसिल है तो यूरिडीन हो जाएगा। फॉस्फेट जुड़ जाएगा अगर एडेनिन के साथ तो एडेनिलिक एसिड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका पूरा न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये जो हम लोगों ने बनाया है, ये हमारा क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अभी हम यहाँ पे ये कह रहे हैं बेटा कि अब न्यूक्लियोटाइड आगे जाके न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। अब कैसे ये न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे, आओ हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये एक है, ठीक है, ये एक हमारे पास है, और फिर यहाँ पे ये दूसरा हमारे पास जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास जो है एक और है, क्या है ये, बोलो, पेंटोज शुगर है ना। थर्ड कार्बन से जो है इसके OH लगा हुआ होगा, थर्ड कार्बन से OH लगा हुआ होगा। फर्स्ट कार्बन से ऐड होगा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। तो सपोज दैट यहाँ पे एडेनिन हुआ, यहाँ पे मान लो आपका ग्वानिन हो गया, यहाँ पे साइटोसिन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, थाइमिन हो गया। फिर ये जो है इधर इसका फिफ्थ कार्बन है ना। यहाँ पे ये इसका फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन है। अब देखो, अब फॉस्फेट ऐड होगा। फॉस्फेट कहाँ ऐड होगा, इसके थर्ड कार्बन से। फॉस्फेट हमेशा फिफ्थ पे होगा। तो मान लो आप इधर देखो, ये है फॉस्फेट, ये ऐड हुआ इसके फिफ्थ से, इसके फिफ्थ से फॉस्फेट ऐड हुआ, इस वाले शुगर के फिफ्थ से फॉस्फेट ऐड हुआ। अब हमारा, चलो यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारा क्या हुआ है, ये अब अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जुड़ना है, तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जुड़ने के लिए फॉस्फेट को दोनों साइड से बॉन्ड बनाना पड़ेगा, है ना। अरे भाई मान लो कि ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, इधर से तुमको एक कोई और पर्सन पकड़ेगा, इधर से कोई तुमको एक पर्सन और पकड़ेगा। तो ये तुम्हारी जगह पे यहाँ शुगर प्रेजेंट है, तो एक साइड में आपके नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हो जा रहे हैं, दूसरे साइड में फॉस्फेट प्रेजेंट हो जा रहे हैं। ठीक, अब ये वाला फॉस्फेट आपके इस थर्ड कार्बन से बाइंड करेगा, ये वाला इसके साथ बाइंड करेगा, ये वाला इसके साथ बाइंड करेगा। सो ये आप देखो, आपको एक नया बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बेटा, यहाँ पे ये सिर्फ बॉन्ड को डिनोट किए हैं, जबकि ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मत समझना इसको। तो ये आपका हो जा रहा है फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड हो जाएगा। अब हम लोग इधर आप देखो, अगर नया हमको चेन जोड़ना होगा फिफ्थ पे ऐड करेंगे, तो इसलिए हो जाता है 5' या 5'। इधर ऐड करेंगे बेटा तुम लोग थर्ड पे करेंगे, इसलिए ये 3' हो जाता है। अब ये पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो चेन्स होती हैं, ये ऑलवेज किसमें होंगी, एंटी पैरेलल मैनर में। अब जब ये एंटी पैरेलल मैनर में है, तो आप ये देखो, मान लो एक यहीं पे बना ले रहे हैं, ठीक है, एक ये चेन हो गई हमारी, एक ये शुगर हो गया, फिर उसके बाद ये हम लोग नेक्स्ट शुगर ले लिए, फिर इसके बाद जो है ये थर्ड शुगर ले लिए, यहाँ पे हम लोग सॉरी ये फोर्थ शुगर ले लिए। ठीक, यहाँ पे थाइमिन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एडनिन हो गया, साइटोसिन है ग्वानिन हो गया, ग्वानिन है साइटोसिन, एडनिन है थाइमिन। इसका ये थर्ड कार्बन होगा, थर्ड कार्बन से OH होगा, यहाँ पे ये थर्ड कार्बन OH होगा, ये इसका फिफ्थ कार्बन है, दिस इज फिफ्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, एंड ऑल्सो इट इज अ फिफ्थ कार्बन। अब इसके फिफ्थ कार्बन और इसके थर्ड कार्बन के बीच में कौन जुड़ रहा है, फॉस्फेट जुड़ रहा है। यहाँ पर भी आप देखो कौन ऐड हुआ, फॉस्फेट ऐड हुआ। इस वाले केस में भी कौन ऐड हुआ, फॉस्फेट ऐड हो जा रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री इनका ऐड करो, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे करो, एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी कॉमन गलती बच्चे ये करते हैं कि ये कहेंगे कि एडेनिन और थाइमिन आपस में डबल बॉन्ड से एडेड होंगे। बट बेटा डबल बॉन्ड नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट इज ए नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे। इसका ये वाला 5' होगा और इसका ये वाला क्या होगा, 3' होगा। अब आप ये समझो कि इसको आप इधर से पकड़ो एक हाथ से, ठीक है, और दूसरे हाथ से इसको इधर से पकड़ो। अब पकड़ के इसको जो है आप इधर साइड और इसको जो है इधर साइड टर्न कर दो। जब टर्न कर दोगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगा, क्या, DNA मिल जाएगा, है ना। ते हैं पाइरीमिडीन के पास दूसरा हमारे पास कौन सा है कॉन्सेप्ट, दूसरा नाइट्रोजनस बेस कौन है, पाइरीमिडीन है। ठीक है, अब इस पाइरीमिडीन में देखो, पाइरीमिडीन में क्या हो रहा है, पाइरीमिडीन में हमारे पास कितने रिंग हैं, बताओ, सिंगल रिंग है। ठीक है, सिंगल रिंग प्रेजेंट होगा, साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन इसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। तो ये मान लो हमारे पास हो गया ये, ठीक है, एक साइटोसिन मान लिए, दूसरे को हम लोग मान लिए यूरेसिल, और तीसरे को क्या मान लिए बेटा, यहाँ पे थाइमिन मान लिए। यहाँ भी स्ट्रक्चर सबका सेम होगा, फर्स्ट एंड थर्ड पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, फर्स्ट एंड थर्ड पे नाइट्रोजन प्रेजेंट हुआ। बाकी बाकी पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे बाकी पोजीशन पे जो आपका है वो कार्बन प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसके लिए आप एक फार्मूला याद करो, मैथ में फार्मूला पढ़े हो ना, कि कट इज इक्वल टू पाई -1 इज इक्वल टू 45।
कट इक्वल टू पाई माइनस 1 इक्वल टू 45। ये क्या हो गया, सी से हो गया साइटोसिन, यू से हो गया यूरेसिल, टी से हो गया थायमिन। अब पाई रिप्रेजेंट कर दे रहा है पाइरिमिडीन को, ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल कार्बन को, सॉरी सिंगल रिंग को, और यहाँ पे 4 और 5 ये क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पे हो जा रहे हैं इसके पोजीशन हो जा रहे हैं। तो कहाँ पे होगा, इसके लिए एक न्यूमेरिक याद करो, आ ओ और एंड ओम। तो फोर्थ पे क्या प्रेजेंट होगा, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन प्रेजेंट हो रहा है, अमाइनो, ठीक। फिफ्थ पे कौन प्रेजेंट हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे कौन हो रहा है फोर्थ पे, ऑक्सीजन। इस प्लेस पे कौन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे हो गया आपका मिथाइल, और सॉरी यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीजन, है ना, इस वाले पोजीशन पे हो गया ऑक्सीजन, और इस पोजीशन पे क्या हो गया बेटा, मिथाइल हो गया। अब सुनो, अब जैसे मान लीजिए कि ये तो हमारा हो गया नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस में हमारे पास अगला क्या होगा, अब आगे इसके हम लोग दूसरा हमारे पास क्या था, शुगर था। शुगर में कौन सा शुगर होगा बेटा, याद करो यहाँ पे फास्फेट, सॉरी कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगा। अच्छा, पेंटोज शुगर में आप देखो दो तरह का पेंटोज शुगर है, एक है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, और दूसरा सेकंड शुगर हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे राइबोज है। अच्छा, राइबोज का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाने जाएँ तो आप देखो इस तरीके से एक ऑक्सीजन होगा, है ना, यहाँ पे ये, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और यहाँ कार्बन, 5 कार्बन ये हो गए। ये इसका फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, और ये कौन सा होगा, फिफ्थ कार्बन होगा। अच्छा, थर्ड कार्बन पे यहाँ पे लगा होगा OH, इसके थर्ड कार्बन पे लगा होगा OH, और फिर इसके इधर H होगा, इधर OH होगा। हमको मेन इसी से देखना है। अब यहाँ पर भी आप देखो सेम चीज़। अच्छा, यहाँ पे देखो ना, डीऑक्सी, डी मीन्स क्या हो रहा है, कमी हो रही है, कम हो जा रहा है। क्या कम हो जा रहा है, ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। कहाँ से कम होगा, इसको देखो, ये जो स्ट्रक्चर है अपने पास, तो थर्ड पे लगा रहेगा, और सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बेसिकली इन दोनों में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में जो डिफरेंस आता है वो सेकंड कार्बन पे आता है। क्या डिफरेंस होगा बेटा, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होगा, और राइबोज में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब दूसरा शुगर हो गया हमारा, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया शुगर। अब थर्ड कंपोनेंट हमारे पास है बेटा क्या, फास्फेट ग्रुप, ठीक। फास्फेट ग्रुप में कौन प्रेजेंट होता है, फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब पढ़े होगे H3PO4 प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर आप बना लो, सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा इसमें, फास्फोरस हो जाएगा, और फिर इसके बाद फास्फोरस डबल बॉन्ड से इधर जुड़ जाएगा, फिर जो है यहाँ OH से जुड़ेगा, फिर बेटा यहाँ OH से ऐड हो गया, ये जो है आपका OH हो गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, फास्फेट ग्रुप हो गया। अच्छा, अब इन तीनों को हम लोग और जोड़ते हैं। अब अगर हम लोग इसको पूरा देखें तो डीएनए हमको इस तरीके से मान लो मिल जा रहा है, ठीक। ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे डीएनए, और दो न्यूक्लियोटाइड चेन प्रेजेंट हैं। एक यहाँ पे ये मान सपोज दैट 5 प्राइम है, तो इसका नेक्स्ट एंडिंग क्या होगा, 3 प्राइम होगा। ये 5 प्राइम होगा तो ये 3 प्राइम होगा, बोथ एंटी पैरेलल में होंगे। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रॉम प्रेजेंट होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगी। और फिर इसके बाद एक जो ग्रेटर टर्न है यानी मेजर टर्न है, इसके बीच की डिस्टेंस होगी हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर। कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप ये देखो कि एक 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁹मीटर। अब जब इंटर कन्वर्जन करोगे तो आपका ये आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर में। एंड इन मेजर टर्न 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट, 10 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। चूंकि 34 है तो एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। इसे ही हम लोग कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इस डबल हेलिक्स मॉडल को प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेटा वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक। इसको जो है इन्होंने, इसके लिए इन दोनों को नोबेल भी मिला था आई थिंक 1953 के आसपास में। एंड तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि एडेनिन है, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन प्रेजेंट है। एंड एडेनिन जो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, थायमिन है, एंड साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ग्वानिन है, एंड वाइस वर्सा। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ओके। अब अब इसके बाद जो है दो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स विल बी प्रेजेंट। द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स विल बी 20 एंगस्ट्रॉम, एंड द डिस्टेंस ऑफ अ मेजर टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम, एंड इन मेजर टर्न 10 base pairs are present, hence the distance between two base pairs is 3.4 angstrom. And this is a double helix model of DNA proposed by Watson and Crick. One more thing, it is a bDNA, not that it is a bDNA. There are different types of DNA such as aDNA, bDNA, cDNA, tDNA, and zDNA. ओके, aDNA, bDNA, cDNA एंड zDNA। aDNA में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे इट विल बी 11, bDNA में इट विल बी 10, एंड cDNA
इट हैव अ 9.3, एक्चुअली हम लोग इसको 9 मान लेते हैं, एंड डी में 8 एंड इन जेड 12। अब एक बात ये भी होती है कि जो हमारा जेड डीएनए होता है इट इज़ लेफ्ट हैंडेड, ओके, यानी कि टर्न उल्टा घूमता है इसका, लेफ्ट हैंडेड, एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ डीएनए आर राइट हैंडेड ट्विस्टेड। अभी घुमाया ना बेटा उसको पकड़ के, तो वही है ये। अब यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेप्ट और आता है, चारगाफ का रूल। ठीक है, इरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम लोग कहते हैं चारगाफ रूल। ओके, चारगाफ साहब ने ये बताया कि बेटा जो भी हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होगा उस डीएनए में जितने भी एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे, थायमीन होंगे, जितने भी साइटोसिन होंगे उतने ही क्या होंगे, ग्वानिन होंगे। यानी कि हम लोग इसको ये कहें कि एडेनिन और थायमीन का रेशियो ऑलवेज विल बी कांस्टेंट 1, साइटोसिन एंड ग्वानिन का रेशियो विल बी ऑलवेज कांस्टेंट यानी कि 1 होगा। ठीक है, ये पॉइंट आया समझ में। अब इसके बाद जो है इसका थर्ड पॉइंट ये आता है बेटा कि एडेनिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू थायमीन प्लस एडेनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू थायमीन प्लस साइटोसिन। इट मीन्स एडेनिन एंड ग्वानिन का जो सम होगा वो थायमीन एंड साइटोसिन के इक्वल होगा। या हम लोग ये कहें कि ए प्लस सी इज इक्वल टू जी प्लस टी, ए प्लस सी इज इक्वल टू जी प्लस टी, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। एंड यहाँ पे एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया है, और इस पे आपके यहाँ कई क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं हर साल लगभग। आप सपोज करो कि इन अ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए द adenine is present, suppose that 30%, now what will be the percentage of cytosine, और ग्वानिन ले लो। तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व अब इसको आप ये कर ऐसे करोगे कि एडेनिन, वी नो दैट एडेनिन इज इक्वल टू थायमीन, यानी कि आपका ये कितना हो गया, 30% हो गया। अब कहने का मतलब ये है कि एडेनिन प्लस थायमीन कितना हो गया, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60%, ये हो गया। अब पूछा है आपसे ग्वानिन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, सो एडेनिन प्लस थायमीन plus guanine plus cytosine is equal to total 100%. Okay, A plus T we have 60% plus cytosine plus guanine is equal to 100%. Now cytosine plus guanine is equal to 100 minus 60 is equal to 40%. Now guanine and cytosine will be कितना 20%. So answer will be 20%. Okay, अब यहाँ पे बेटा आप एक और क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं होमवर्क, इसको आप कर लेना, इसी कॉन्सेप्ट पे है। सपोज किसी में आपको जो है यहाँ पे दे दिया साइटोसिन इज 28%, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ थायमीन। ओके, सो नेक्स्ट क्लास बेटा हम लोग इसमें और डिटेल पढ़ेंगे, और डिटेल मतलब कि जो डीएनए प्रेजेंट होता है इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, या इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आरएनए पे कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।